बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रो बाकर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना, और जैसे कि आपको पता है ये चैनल हम फ़ल्कियात के हवाले से हम इसको चलाते हैं। तो अब हमने इसमें एक नई गपशप सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा एस्ट्रो गपशप, जिसमें कि हम फ़ल्कियात के हवाले से मुख्तलिफ सवाल जवाब करेंगे माहिर फ़ल्कियात मोहम्मद बाकर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? शुक्र है, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप बताइए कि ये जो प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं एस्ट्रो गपशप, ये किस हवाले से होगा, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या डिटेल्स होगी? असल में काफ़ी अरसे से हम एक्टिव तो हैं सोशल मीडिया पे भी, और व्हाट्सएप और इन सब चीज़ों पे हम एक्टिव हैं। लाइव लेक्चर्स भी मेरे सुन रहे हैं लोग। मेरी वेबसाइट भी है, वेब पेज भी मैं रन कर रहा हूँ। लेकिन जो मिसिंग पार्ट था मेरा ख्याल है, और सब लोग उसके बारे में ही क्वेश्चन करते थे, वो यूट्यूब चैनल का क्वेश्चन था। यूट्यूब असल में एक बहुत बड़ा आपको ये एक बेनिफिट आपको ये दे देता है कि आप वीडियो को कभी भी देख सकते हैं। लाइव लेक्चर में ये होता है कि आप फिक्स टाइम पे आ जाएं तो उसी वक्त आप लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल जो है वो आप कभी भी खोल के उस पर देख सकते हैं। तो लोगों की डिमांड ये थी कि जी आप यूट्यूब चैनल बनाएं ताकि आपकी वीडियोस या जो भी बातचीत है वो हम सुन सकें और कभी भी सुन सकें। तो एक सीरीज़ अभी हम शुरू करने जा रहे हैं एस्ट्रो गपशप के नाम से, जिसमें हम गपशप के माहौल में कोशिश करेंगे कि पेचीदा जो मसले हैं या जो इस तरह की चीज़ें जो लोग काफ़ी अरसे से पूछ रहे हैं उसको हम आप तक पहुंचाएं। और इसमें कोई एंड का कोई ऐसा हमने सोचा नहीं है कि कोई 5 प्रोग्राम है कि 10 हैं। ये सीरीज़ चलती रहेगी और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इसको तरतीब से देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा और आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया। तो इस हवाले से सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगी, जो कि शायद लोगों को भी बहुत ज़्यादा जहन में होता है, कि क्या आसमान पे सितारों से हट के भी कुछ नज़र आता है, और जो नज़र आता है उसमें सबसे ज़्यादा नुमायाँ आम आँख से एक आम इंसान क्या देख सकता है? ये तो बड़ी एक कॉमन सी चीज़ है कि हम सब ये समझते हैं कि रात को आसमान पे सिर्फ सितारे नज़र आते हैं, लेकिन ये बड़ा एक हैरत अंगेज़ एक पॉइंट होता है सबके लिए कि आसमान पे सितारों से हट के सैयारे जो हैं, सोलर सिस्टम के जो सैयारे हैं, निज़ाम शमसी के सैयारे जो हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि वो सैयारे आप देख सकते हैं, बल्कि आम जो सितारे हैं उनसे वाज़े देख सकते हैं। यानी अगर आपके आसमान पे धुंध है या मट्टी है तो शायद सितारे नज़र ना आए, लेकिन सैयारे फिर भी नज़र आ रहे होते हैं। तो हैरत होती है लोगों को अक्सर ये सुन के कि जी अच्छा हम सैयारों को भी देख सकते हैं। यानी उनको लगता है कि सैयारे सिर्फ ये दूरबीन जो है सिर्फ इसी में आप टेलीस्कोप में आप देख सकते हैं, आम आँख से नहीं देख सकते। जबकि सैयारे जो हैं ये सूरज और चाँद के बाद ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स प्लैनेट्स ही हैं। तो ये पहली बात है जिस पे आज हमने बात करनी है, और ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल रेलेवेंट है, और बिल्कुल ऐसे है जी हम सैयारे देख सकते हैं। तो सैयारे जो हम देख सकते हैं ऊपर, उनकी क्या आप ये कहेंगे डिफरेंस क्या है सितारे और सैयारे देखने में? एक आम इंसान पहचान कैसे क्या है कि कौन सा सैयारा कौन बिल्कुल कौन सा सैयारा कौन सा, तो और बात है सैयारा क्या है और सितारा क्या है, कैसे पता चले? अच्छा, अब इसके लिए इसकी एग्जाम्पल बहुत तरीकों से दी जा सकती है। एक इसमें सबसे जो आसान तरीका है वो मैं आपको बता, आसान तो खैर कुछ भी नहीं है, कुछ ना कुछ एफर्ट तो करनी पड़ेगी। अब ये इस वक्त जो आप मंजर देख रहे हैं, इस वक्त कैमरा आपको एक मंजर दिखा रहा है, उसमें अगर आप देख लें कि जी क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। पहली चीज़ आपने क्या नोट करनी है कि मंजर में क्या क्या आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, कर्टन्स हैं, दीवार पे कुछ लगा हुआ है, टेलीस्कोप है, चेयर्स, बुक, ये सारी चीज़ें पड़ी हैं। और आप ये देखें कि इस सारे मंजर में कौन कौन सी चीज़ें रुकी हुई हैं और कौन सी चीज़ चल रही है। तो अगर आप इस बात को आइडेंटिफाई कर लें तो ये सबसे आसान तरीका है देखने के लिए कि जी प्लैनेट्स कौन से और स्टार्स कौन से। स्टार्स अपनी जगह से मूव नहीं करते, हर रात हर साल उनका पैटर्न एक रहता है। हाँ, अब ये है कि सितारों का पैटर्न आपको देखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा कि जी स्टार्स का जो पैटर्न है वो हाँ कल भी यही था, परसों भी यही था, लेकिन ये जो ब्राइट ऑब्जेक्ट है ये अपनी जगह से हर रात थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है। सो वो डेफिनेटली वो प्लैनेट होगा, लेकिन इतना जल्दी भी मूव नहीं करेगा कि 5 मिनट में मूव कर जाए या 10 मिनट में मूव कर जाए। ओवर द नाइट
एक रात, दूसरी रात, तीसरी रात ये मूव करता रहेगा और दैट वुड बी अ प्लैनेट। ये मेन एक निशानी है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि एक आम इंसान एक टाइम को फिक्स कर ले, लाइक रात 11 बजे, और उस जगह को आसमान में उस वक्त नोट कर ले, तो अगले दिन देखे, उसके अगले दिन देखे, थोड़ा आधे घंटे तक, अगर 15 मिनट तक या थोड़ा टाइम निकाल के देखे, तो उसको बाकी सारी चीज़ें आसमान में एक ही जगह नज़र आएगी, उसमें एक चीज़ मूव करती हुई नज़र आएगी डेली बेसिस पे, थोड़ा आगे, तो वो सैयारा होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल 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 इसी तरह। ये बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है कि अगर एक टाइम फिक्स कर लें और आप हर रोज़ देखते रहें कि जी बाकी सारी चीज़ें तो वैसी की वैसी हैं, लेकिन एक स्टार जो है वो मूव कर रहा है और अपनी जगह से चेंज होता चला जा रहा है, सो ये प्लैनेट होगा। तो सर इसमें बात मैं एक और ऐड करूंगी कि ये भी कहा जाता है कि सितारे जो हैं वो झिलमिलाते हैं, जबकि जो सैयारे नज़र आते हैं वो टिमटिमाते नहीं है, वो एक बस एक फोकस्ड लाइट होती है, जबकि सितारे जो है टिमटिमाते रहते हैं। ये भी डिफरेंस है इन दोनों का देखने का? 90% ये भी बात दुरुस्त है, ऐसे ही है जी। स्टार्स जो हैं वो टिमटिमाते हैं, ब्लिंकिंग होती है उनके अंदर, और प्लैनेट्स जो हैं वो बहुत कम टिमटिमाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टिमटिमाते नहीं है, लेकिन बहुत कम, स्टार्स से काफ़ी कम। तो काफ़ी हद तक प्लैनेट्स बिल्कुल कांस्टेंट एक लाइट के ऊपर होते हैं। ये भी एक दूसरी निशानी ये भी है, बिल्कुल ऐसे ही है जी, दुरुस्त। और कितने सैयारे एक वक्त में हम आसमान पे, जैसे आजकल न्यूज़ चल रही है कि अभी आप आसमान पे 6 सैयारे एक साथ देख सकते हैं। जी जी जी। तो एट अ टाइम कितने सैयारे आप देख सकते हैं? क्या ये जो 6 सैयारे आप एक साथ है वो किसी एक फिक्स टाइम पे है, या आपको बार बार ऐसा होगा कि फासले पे है, आपको थोड़ा 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद एक एक करके बारी बारी नजर आएगा, या 6 के 6 एक साथ ऐसे लाइन में आपको नजर आएंगे? असल में प्लैनेट्स डिफरेंट टाइम्स में नजर आते हैं, लेकिन आजकल ये ऐसा है कि एक ही वक्त में आप सारे प्लैनेट्स को देख सकते हैं। एक ही वक्त में देख सकते हैं, और ये इत्तफाक है, कभी कभार इस तरह के इत्तफाकात होते हैं। अगर शाम को सूरज गरूब होने के आधे घंटे के बाद थोड़ा अंधेरा छा जाए, तो आप अगर मगरिब की तरफ देखेंगे तो आपको बहुत ब्राइट एक ऑब्जेक्ट नजर आएगा, और वो वीनस है, जोहरा जिसको आप कहते हैं, प्लैनेट वीनस। और उसके बिल्कुल नीचे एक थोड़ा लाइट सा ऑब्जेक्ट आपको नजर आएगा, दैट वुड बी सैटर्न। वो सैटर्न है। और ये दोनों प्लैनेट्स जो हैं आपको मगरिब में नजर आएंगे, और बिल्कुल सर के ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा ईस्ट की तरफ आपको नजर आएगा जुपिटर। और जुपिटर जो है वो जहां है उसके आसपास जितने स्टार्स हैं वो इतने ब्राइट नहीं है जितना जुपिटर ब्राइट है, और ब्राइट वाइटिश हल्का सा येलोइश आपको जुपिटर नजर आएगा। और ईस्ट की तरफ थोड़ा सा और आप आगे चले जाएंगे ईस्ट की तरफ, तो रेड मार्स आपको नजर आएगा। मार्स इतना रेड है कि इतना रेड कोई और ऑब्जेक्ट आसमान पे नहीं है, तो आप आराम से उसको पहचान सकते हैं। और ये सारे प्लैनेट्स जो हैं ये बिल्कुल एक तरतीब से हैं। अब बीच में रह गया यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस जो है वो आम आंख से देखा जा सकता है, लेकिन शहरों में इतना गर्दो गुबार है कि आम आंख से आप यूरेनस को नहीं देख सकते। तो उसके लिए आपको ये टेलीस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी, और साथ ये भी पता होना चाहिए कि देखना कहाँ है, वो थोड़ा सा एक माहिराना काम है। और नेपच्यून तो वो आम आंख से कभी भी नहीं देखा जा सकता, उसके लिए तो कंफर्म आपको टेलीस्कोप इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो एक ही वक्त में ये सारे प्लैनेट्स आसमान पे आजकल तो मौजूद हैं, लेकिन हर वक्त नहीं होते, उसके लिए टाइम चेंज होता रहता है। सही। और अपना सैयारा देखने के लिए हम क्या करें? अपना सैयारा जो जिस पे हम रहते हैं उसको कैसे देखें, और उसका कैसे लुत्फानंदोज हो, उसको दूर से देखें कि वो कैसे नजर आता है आसमान पे, उसके लिए कहाँ जाएं हम? अच्छा जी, उसके लिए आप पर्सनली तो आप कहीं नहीं जा सकते। अच्छा, वैसे ये सवाल जो आपने किया जी, मैं इस तरह आपको जवाब देता हूँ, टेक्निकल जवाब इसका मैं दे देता हूँ, लेकिन हर आदमी के बस में शायद वो बात नहीं है। लेकिन जब आप जहाज़ पर उड़ते हैं तो जहाज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हाइट पे लेके जाता है? 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर की हाइट पे जहाज़ उड़ता है, मुसाफिर बरदार जहाज़। अगर आप 50 किलोमीटर तक ऊपर चले जाएं, जो कि हर आदमी नहीं जा सकता डेफिनेटली, तो 50 किलोमीटर की हाइट से आपको प्लैनेट अर्थ का कर्वेचर नजर आएगा। यानी आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि आप एक प्लैनेट पे रहते हैं, और वो प्लैनेट फ्लैट नहीं है वो कर्व है, और उसका कर्व आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। 50 किलोमीटर ऊपर जाकर आपको प्लैनेट वाली फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। मतलब 50 किलोमीटर ऊपर जाके फ्लैट अर्थर्स तो फ्लैट हो गया, फ्लैट अर्थर्स फ्लैट हो जाएंगे। 50 किलोमीटर ऊपर उनको ले जाना पड़ेगा, तो मेरा ख्याल है चंदा जमा करें और किसी बैलून में या किसी रॉकेट में इनको ऊपर भेजें, ताकि ये देख कर आए कि अर्थ फ्लैट नहीं है, उसमें कर्वेचर आपको 50 किलोमीटर की हाइट से पता चलना शुरू हो जाता है। सही। तो
अब हम जैसे कि हमारे सैयारा है उसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तो हम अपने सैयारे को चांद से कैसा देख सकते हैं, मार्स पे होंगे तो कैसा नज़र आएगा। मतलब मैं पूछना ये चाह रही हूँ, चांद पे अगर हम पहुंच जाए तो वो उस वक्त कैसा नज़र आएगा, क्योंकि चांद यकीनन करीब है हमसे, और मार्स वगैरह और दूसरे प्लैनेट्स जो हैं वो बहुत दूर दूर होते जाते हैं, तो क्या उनको फिर हम वैसे नज़र आते हैं जैसे कि हमें वो सैयारे नज़र आते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मरीख पे अगर आप हों, अच्छा मरीख पे हम तो फिलहाल इंसान तो नहीं गए, लेकिन हमारे खलाई जहाज़ तो मरीख पे हैं और उन्होंने वहाँ से अर्थ की तस्वीरें भेजी हैं, और वो अर्थ वहाँ से वैसी नज़र आती है जैसे यहाँ से मार्स नज़र आता है। वहाँ कलर का फ़र्क है, तो अर्थ जो है वो ब्लूइश नज़र आती है। ओजोन लेयर हमारी जो है वो हमें ब्लूइश कलर देती है। तो बिल्कुल ऐसा है जी, हम अर्थ को मार्स से बिल्कुल वैसे ही देखेंगे जैसे यहाँ से आप मार्स को देख रहे हैं। और मून से अर्थ बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी नज़र आती है। जैसा यहाँ से मून नज़र आ रहा है आपको, वैसे मून से अर्थ, लेकिन अर्थ बहुत बड़ी नज़र आएगी। तो डेफिनेटली ये बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा होगा। और जो मून पे एस्ट्रोनॉट्स गए, उन्होंने ना सिर्फ अर्थ की तस्वीरें खींची हैं, बल्कि वो तस्वीरें इंटरनेट पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो जो ये बात की जाती है कि चांद से दीवारें चीन नज़र आती है, तो ऐसा है? दीवारें चीन, अच्छा ये इस पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। चाइना तीसरा मुल्क है, चीन तीसरा मुल्क है जिसके एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में गए हैं, अब आफ्टर अमेरिका एंड रशिया, और काफ़ी अर्सा पहले की बात है। चीन के एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में गए, अच्छा स्पेस का मतलब पता है कि अर्थ के ऑर्बिट में, यानी ज़मीन का ऑर्बिट जो है, जब हम ज़मीन को ऑर्बिट करते हैं तो हम ज़मीन से 400-500 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं। तो उनसे वहाँ से पूछा गया कि जी आपको दीवारें चीन नज़र आई, कहाँ से? ऑर्बिट से। तो उन्होंने कहा नहीं। तो अगर आपको ऑर्बिट से 400 किलोमीटर की हाइट से दीवारें चीन नज़र नहीं आ रही, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना खुद चीनियों को नज़र नहीं आ रही, तो हमें चांद से कैसे नज़र आ सकती है? तो इससे, इस गपशप से एटलीस्ट दो बातें तो पता चली कि हमारी अर्थ फ्लैट नहीं है और दीवारें चीन हमें चंद किलोमीटर आगे जाने के बाद नज़र भी नहीं आता। तो 400-500 किलोमीटर और चांद से तो फिर बहुत ही दूर की बात है। तो ये जो है, अब हम बहुत दूर तक नहीं जाते, हम पहले जो गपशप है उसमें हम अपने ही सैटेलाइट को लेकर आते हैं चांद को। इसके बारे में स्पेशल बातें, मतलब लोग तो एक ये बात करते हैं ना कि बस चांद निकलता है, सूरज निकलता है, ये हमारे लिए एक रूटीन बात है, हम इसको एक ख़ास तौर पे नहीं लेते हैं। तो पहले मैं चांद की तरफ आती हूँ, तो सूरज चूंकि दूर है तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सूरज दूर है इसलिए बाद में बात करेंगे। चांद करीब है इसलिए पहले बात करेंगे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, तो चांद करीब है। चांद के बारे में हमारे नाजरीन को कुछ ऐसी अमेजिंग बातें बताएं जो कि वो जानते नहीं है उसके बारे में, देखने के बावजूद रोज माहो साल से देख रहे हैं, लेकिन बहुत अमेजिंग जो उसके फैक्ट्स हैं जो कि मैं चाहूंगी कि एक आम बंदा भी जाने, और फिर जब चांद को अब देखे तो उसका मुंह भी खुला रहे। तो वो बातें उसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, अब ये तो डिपेंड करता है कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो कैसे हैं। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो एक आम आदमी के लिए। अच्छा, पहले तो सॉरी टू कट यू हियर, चांद पे चरखा चलाने वाली अम्मा पाई गई है और वो चांद पे परियां भी होती हैं, जो आम लोग जानना चाहते हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है इन लोग के लिए। चांद की परियां जो है जी, उनका तो हम इसमें तो नजर नहीं आई। वहां पे लोग गए भी है तो उनको दिखी, टेलीस्कोप में तो परियां तो नहीं नजर आई, अम्मा जी भी कोई नजर नहीं आई। और तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को कोई मजा नहीं आया वहाँ पे, चांद पे कोई परियां नहीं होती है। तो ये मतलब ये जो चांद पे कोई परियां नहीं, ये जो लोरी सुनाई जाती है चांद पे परियां रहती है, ये सारी फजूल बातें, ये सिर्फ फैंटेसीज हैं। ये फैंटेसीज हैं जी, बिल्कुल फैंटेसीज हैं। चांद पे कोई परियां नहीं रहती। और सॉरी फॉर गाइस, सॉरी चांद पे कोई परियां नहीं रहती हैं जी, परियां यही रहती हैं, जमीन पे ही रहती हैं। जमीन पे ही रहती हैं। हाँ, चलिए, ये तो अमेजिंग बात नहीं रही वो चांद के हवाले से, वो खत्म हो गई। तो अगली कुछ बातें, बात ये है कि चांद, अच्छा हमारा चूंकि मौजू जो चल रहा है वो ये कि प्लैनेट्स हम देख सकते हैं, जो कि आम लोगों के लिए एक हैरत की बात है। तो और प्लैनेट्स को एक्सप्लोर कैसे किया जा सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, चांद के हवाले से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बड़ी अजीब हैं और बहुत मज़ेदार हैं। पहली चीज़ मेरा ख्याल है, ये भी बड़ी हैरत अंगेज़ बात है और हर किसी को नहीं पता कि चांद ज़मीन के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं है। चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द एक बैज़वी मदार में घूम रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। और इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब है चांद एक महीने में जब ज़मीन के गिर्द घूमता है
तो कभी ज़मीन के करीब आ जाता है, कभी ज़मीन से दूर चला जाता है। और जब चांद ज़मीन के करीब होता है तो बाकायदा आपको पता चलेगा कि चांद थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, और जब वो ज़मीन से दूर होता है तो नॉर्मल जो साइज़ है उससे थोड़ा सा छोटा नज़र आता है। वो जिसको सुपर मून कहते हैं। सुपर मून का मतलब ये होता है कि अच्छा, एक है चांद का ज़मीन के करीब आना और दूर जाना, एक है चांद के फेजेस का चेंज होना। फेजेस अलग इशू है, चांद का सर्कल करना एक अलग इशू है। पहली रात का चांद, दूसरी रात का, तीसरी रात का, चौथी रात को जो शक्लें तब्दील होती हैं वो फेज है। लेकिन चांद का जमीन से फासले का चेंज होना, ये दो अलग बातें। अगर 14वीं की रात चांद जमीन से करीब भी है तो वो सुपर मून है, यानी 14वीं की रात भी है और ऊपर से चांद जमीन के करीब भी है, अपना फुल फेस भी दिखा रहा है और क्लोजेस्ट फॉर्म में दिखा रहा है, देन इट इज कॉल्ड सुपर मून। उस वक्त चांद जमीन से 3 लाख और तकरीबन 50,000 किलोमीटर दूर होता है, और जब चांद जमीन से फारदेस्ट होता है तो 4,04,000 किलोमीटर पे चला जाता है। सही। इसके अलावा जो है हम चांद पे ये बताइए लोगों को कि ये आखिर दाग क्या हैं, ये क्या चीज़ है चांद पे जो हमें नज़र आते हैं मुख्तलिफ धब्बे, ये क्या चीज़ है? असल में अभी इस वक्त तो नहीं, लेकिन चांद पे माजी में वॉल्केनिक एक्टिविटी होती थी, वॉल्केनोज होते थे चांद के ऊपर, और वॉल्केनोज इस वक्त एक्टिव वॉल्केनोज प्लैनेट अर्थ के ऊपर आपको मिलते हैं या फिर जुपिटर के सैटेलाइट आयो के ऊपर आपको मिलते हैं। आईओ इसके ऊपर सल्फर के वॉल्केनोज हैं। जुपिटर जो प्लैनेट है उसके जो सैटेलाइट्स हैं उनमें से एक बहुत बड़ा सैटेलाइट है आयो, उसके ऊपर वॉल्केनोज हैं, या अर्थ के ऊपर वॉल्केनोज हैं। लेकिन डेड वॉल्केनोज मार्स पे भी हैं, वीनस पे भी हैं, और मून पर भी वॉल्केनिज्म हुआ करता था। ये जो ब्लैक स्पॉट्स हैं ये लावा फ्लो रीजन्स हैं, जो माजी में लावा फ्लो हुआ और फिर जम गया, ये वो रीजन्स हैं जो आपको नजर आते हैं। ये क्रेटर्स नहीं है? ये क्रेटर्स नहीं है, क्रेटर्स आपको अलग से नजर आते हैं। क्रेटर्स गढ़े पता चलते हैं। ये जो ब्लैक रीजन्स हैं ये लावा फ्लो रीजन्स हैं, जो कि एक जमाने में वॉल्केनिज्म हुआ करता था, अब नहीं है, और वो लावा फ्लो वहां पर जमा हुआ है। सही। तो जो ये कहा जाता है कि चांद पे जाके आपका वजन वो नहीं रहता जो कि ज़मीन पे है, तो उसके हवाले से भी लोगों को कुछ बताइए। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। चांद जो है ये ज़मीन से डायामीटर में 1/4 है। चांद का डायामीटर अर्थ के डायामीटर से 1/4 है, और चांद का मास जो है वो ज़मीन से 80 टाइम्स लेस है। तो दो लिहाज से चांद ज़मीन से छोटा है, एक साइज में और एक मास में। कमियत उर्दू में हम इसको कहते हैं, इंग्लिश में मास कहते हैं। मैटर कितना फील्ड है वो 80 टाइम्स लेस है। तो ये दोनों चीज़ें चांद की ग्रेविटी को लेस करती हैं। मून की ग्रेविटी जो है वो अर्थ जैसी नहीं है। और ये जो वेट का आपने जिक्र किया कि वेट क्या चीज़ है, वो अर्थ की ग्रेविटी जब किसी चीज़ को पुल करती है उसको हम कहते हैं वेट। तो जब चांद की ग्रेविटी अर्थ से वीक है तो वो वहां पर ऑब्जेक्ट्स को उतना पुल नहीं करेगी जितना अर्थ की ग्रेविटी करती है। दैट इज़ वाई वहां पर ऑब्जेक्ट्स उतने वजनी नहीं आपको फील होंगे। लाइक हम अगर चले जाएं मून के ऊपर, तो हम अभी मैं इस वक्त अगर उठूंगा तो मैं थोड़ा आए करूंगा, थोड़ी टांगों में दर्द शर्द होगी, लेकिन मून पे मैं अगर उठने की कोशिश करूंगा तो मैं फ्लाई ऑफ कर जाऊंगा, उसकी ग्रेविटी इतनी कम है और मुझे लगेगा कि मैं बहुत हल्का हो गया हूँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो बात की जाती है कि भाई ज़मीन पे मेरा वज़न 100 किलो है लेकिन चांद पे जाऊंगी तो 30 किलो है, तो इसका मतलब है कि मैं वज़नी नहीं हूँ, मैं मोटी नहीं हूँ, बल्कि मैं गलत सैयारे पे पैदा हो गई हूँ। तो यही बात है। हाँ जी, ये आपने डाइटिंग ना करने और एक्सरसाइज ना करने का बहुत अच्छा बहाना सोचा हुआ तो है। देख लें, हम जो है हम मोटो में नहीं आते, हम बेसिकली हम गलत सैयारे पे वजन हमारा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो हल्के फुल्के लोग हैं उनको फिर जुपिटर पे भिजवा दें। वो बस देखिए ना, मतलब हम गलत सैयारे पे मौजूद है। मैं मोटो के लिए स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ कि वो खुश हो जाए, वो गलत सैयारे पे मौजूद है। वजन इतना उनका नहीं है। चांद पे जाते ही उनको पता चलेगा कि ये वजन नहीं है। चूंकि चांद की ग्रेविटी कम है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स जब चांद पे गए थे तो उनको खुल के वजन दिया गया था। पीछे उनका बैकपैक, उसमें सारा सामान था, क्योंकि वहां वजन कम हो जाता है। जबकि उनका स्पेस सूट एक्चुअली जमीन पर 150 kg से ज्यादा है। तो आप 150 kg लेके जमीन पे नहीं फिर सकते हैं, लेकिन इतना वजन लेके मून पे आप आराम से फिर सकते हैं, क्योंकि वहां ग्रेविटी कम है। सही। तो चांद का जमीन पे और जमीन का चांद पे क्या असर है?
ये दोनों एक दूसरे पे किस तरह से असरअंदाज होते हैं? लाइक जैसे कि पढ़ाया जाता है हमारी कोर्सेज में कि टाइड्स बनते हैं और इस टाइप की चीज़ें, तो चांद पे हाँ ज़मीन क्या असर रखती है और चांद ज़मीन पे और क्या क्या असर रखता है? चांद ज़मीन के ऊपर ये जो टॉपिक है जी, इसके ऊपर हम बहुत तफसील से अगली एपिसोड्स में बात कर सकते हैं, लेकिन आज बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि मून की जो ग्रेविटी है वो वीक है, जैसे अभी हमने बात की है, लेकिन वो वीक ग्रेविटी भी दूर तक असर रखती है। ये ग्रेविटी की खासियत है कि वो वीक होने के बावजूद दूर तक असर रखती है। ग्रेविटी कभी मरती नहीं है। मरती नहीं है, बाय नेचर वीक भी है, लॉन्ग रेंज भी है। तो मून की ग्रेविटी अर्थ तक भी आती है और हमारे ओशंस को खींचती है, और ना सिर्फ हमारे ओशंस को खींचती है जिससे टाइड्स पैदा होती हैं, यानी ओशन कभी ऊपर चला जाता है तो कभी नीचे हो जाता है टाइड्स, बल्कि मून की ग्रेविटी लैंड को भी खींचती है। यानी आपका ये जो घर है जिस जमीन पे बना हुआ है, जब मून ओवरहेड होता है तो आपका घर थोड़ा उठा हुआ होता है, 25 सेंटीमीटर ऊपर चला जाता है। लेकिन सिर्फ आपका घर नहीं, पूरा इलाका, पूरा रीजन, इसलिए आपको पता नहीं चलता जिस तरफ चांद का रुख होगा, जिस तरफ चांद का रुख होगा 25 मतलब थोड़ा सा एलिप्टिकल आप कह लेंगे उस तरफ जी, 25 सेंटीमीटर लैंड को मून अपनी तरफ खींचता है। अर्थ की बात कर रहा हूं। और पानी चूंकि लिक्विड है तो उसको जब वो खींचता है तो ज्यादा वाजे पता चलता है कि ओशन ऊपर चला गया या ओशन नीचे चला गया। और इसी तरह हम मून के ऊपर असरात डालते हैं, अर्थ की ग्रेविटी मून पे असरात डालती है। क्या असर डालती है? पहला असर तो अर्थ की ग्रेविटी ने मून पे यह डाला हुआ है कि मून को लॉक किया हुआ है, मून को बिल्कुल ऐसे जकड़ा हुआ है, और मून की एक ही साइड हमारी तरफ रहती है। आपने कभी मून का सेकंड फेस नहीं देखा। ये जो लावा फ्लो रीजन्स हैं ये भारी फेस है, ये उसके मून का भारी इलाका है, इसके ऊपर हमारी ग्रेविटी ज्यादा असर करती है, तो ये हमारी तरफ है, लॉक है, हमारे साथ मून ग्रेविटेशनली लॉक है। तो हम कभी ना देखा है और ना कभी देख सकेंगे मून का जमीन से तो नहीं देख सकेंगे। हाँ, स्पेस क्राफ्ट में पीछे से जाकर आप देखना चाहें तो देखें। अच्छा, मून का पूरा मैप आपको जुबानी याद है कि मून की ये साइड कैसी है, लेकिन अगर मैं आपको मून की बैक साइड की तस्वीर दिखा दूं जो खलाई जहाजों ने भेजी है, आप पहचान भी नहीं सकेंगे कि ये हमारा ही मून है, बिकॉज इट इज सो मच अनफेमिलियर। सही। अच्छा, तो ये कहा जाता है कि मून जो है बेसिकली कोई बड़ा सा क्रेटर आया था और उसने हिट किया था ज़मीन को, और उसके बाद मून बेसिकली ज़मीन का ही पार्ट है, तो क्या ये बात सही है? बड़ा सा एक एस्टेरॉयड या कोई आके हिट किया था अर्थ को जी, कुछ भी हिट किया और उसके बाद ज़मीन का उतना हिस्सा निकल के तो सदियों में फिर ये मून बना। क्या ऐसी ही बात है? सो फार यस, बिल्कुल ये थ्योरी ऐसी है। यानी प्लैनेट अर्थ के साथ कोई चीज़ आके टकराई, अब वो क्या चीज़ हो सकती है? इतनी बड़ी कोई चीज़ होगी जिसने इतना मटेरियल ज़मीन से निकाला और वो मटेरियल निकल के ज़मीन के गिर्द घूमता रहा। इसका मतलब ये है कि हमारे गिर्द भी एक रिंग सिस्टम था, और वो मटेरियल आस्ता आस्ता घूमते घूमते साथ साथ, हम अंग्रेजी में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कोअलीज। कोअलीज करने का मतलब होता है जमा होना। तो वो मटेरियल कोअलीज हुआ, जमा हुआ, और वो मून की शक्ल इख्तियार कर गया। तो फिलहाल ये दुरुस्त है कि मून अर्थ का ही हिस्सा है। मतलब हम मून को अपना छोटा भाई भी कह सकते हैं। मून को हम छोटा भाई कह सकते हैं, लेकिन इसीलिए हम उसको, हमारे बच्चे जो है उसे चंदा मामा पुकारते हैं। मामा जी पुकारते हैं जी, चंदा मामू, बिल्कुल मामू पुकारते हैं, चंदा मामू पुकारते हैं जी। चंदा चाचू भी नहीं, चाचू भी नहीं। सॉरी टू ऑल चाचूस। तो मेरे ख्याल से आज तक के लिए हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि गपशप सीरीज़ है तो इसको सीरीज़ में चलते रहना है। तो हर हफ्ते हम आपके लिए ये एपिसोड्स इसकी लेकर आते रहेंगे और इसके हवाले से मुख्तलिफ फल्कियात की मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से बात करते रहेंगे हमारे एक्सपर्ट मोहम्मद बाकर को, और अपनी होस्ट हिना को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। और आखिरी बात करूं जी अल्लाह हाफिज़ के साथ ही कि आजकल मोबाइल फ़ोन में ऐप्स आ गई हैं बहुत ज़्यादा। तो आप एक ऐप है, उसका नाम है स्टेलेरियम, इसको आप इंस्टॉल कर लें तो वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकती है कि कौन सा प्लैनेट है और कौन सा प्लैनेट नहीं है, कौन सा स्टार है। तो आप स्टेलेरियम की हेल्प से प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो स्टेलेरियम का सर ने जिक्र किया है, तो हम जो है नेक्स्ट गपशप में इसको भी लेकर आएंगे, दिखा देंगे जी, स्टेलेरियम को हाँ, दिखा कैसे देंगे यूज़ करना है, जी। क्योंकि एक आम इंसान जो है वो उसको कैसे यूज़ करे, उसको कैसे पता चले स्टार बिल्कुल, मैप वगैरह। बिल्कुल। तो नेक्स्ट सीरीज़ में फिर हम स्टेलेरियम के हवाले से बात करेंगे, ताकि फिर उससे आगे हम इजीली मुख्तलिफ सैयारों को और सितारों और गैलेक्सीज़ के बारे में बात कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। इंशाल्लाह जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।